सौरभ जी, 427 का आंकड़ा गुणागणित में दिख रहा था एनडीए के पास जो है। 11 वाईएसआर वाले सांसदों को जोड़कर भी 438 तक ही आंकड़ा पहुंच रहा था। 14 सांसदों का एक्स्ट्रा वोट जो है वो एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन को मिला है, सुदर्शन की बजाय। ये क्या राजनीतिक संदेश देता है? बिहार चुनाव के ठीक पहले जो विपक्षी एकजुटता थी वो कहां गई? देखिए, मुझे लगता है कि 15 जो अंतरात्माओं की बात सुनने की बात कही जा रही थी, वो 15 लोगों ने अंतरात्मा की आवाज सुनी और जिस क्रॉस वोटिंग का विपक्ष बार बार जिक्र कर रहा था वो क्रॉस वोटिंग हुई। अब वो जो विपक्ष के क्रॉस वोटिंग हुई वो निश्चित रूप से सत्ता पक्ष की ओर गया। तो मैं बार बार ये कहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत भी था, एनडीए के पास वो लगातार दिख रहा था कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में जो है उनकी जीत तय है, लेकिन बावजूद उसके जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं उसको बिना किसी जो है दिखावे के साथ बड़े ही अनुशासनात्मक तरीके से, संतुलित तरीके से प्रधानमंत्री, चूंकि सबसे पहला वोट प्रधानमंत्री ने आकर के किया, उसके बाद लाइन लगा करके तमाम मंत्रियों ने, जो सांसद हैं, उन्होंने आकर के जो वोटिंग की, उसके आधार पर स्पष्ट तौर पर यह दिखाई दे रहा था कि जो अति उत्साह है वो कहीं ना कहीं विपक्ष के अंदर दिखाई दे रहा था। अंतरात्मा की बात को लेकर के जो उनके कैंडिडेट ने कहा था इस बात को कि अंतरात्मा की आवाज एनडीए के सांसद सुनेंगे, वो उल्टा जो है वो इंडिया अलायंस के जो पार्टी के लोग हैं उन्होंने सुन ली और वो क्रॉस वोटिंग कर दिया। और मैं देखिए, आप भी आश्वस्त थे, मैं भी आश्वस्त था और जो एनडीए है वो भी आश्वस्त था कि एक भारी अंतराल के साथ जो है वो उपराष्ट्रपति के रूप में राधाकृष्णन जी जो है वो चुने जाने, और वही हुआ। इसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं थी। हाँ, वो एक जरूर ये बात है कि जो राहुल गांधी जी का हाव भाव था, जो जिस प्रकार से वो संसद के अंदर दिखाई दिए, वोटिंग करने का तरीका उनका, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यह दर्शाता है कि आदरणीय राहुल गांधी जी जो लगातार जो है आत्मविश्वास से को लेकर के कहीं ज्यादा आत्मविश्वास की बात करने लगते हैं, वो स्पष्ट रूप से झलक करके आया। और जो एनडीए की जीत तय थी पहले से, वही स्पष्ट जो है रिजल्ट के दौरान दिखाई दी। और कुल मिलाकर के अगर सौरभ भाई, जो शुभेंदु जी दावा कर रहे हैं कि ये शिवसेना यूबीटी के सांसदों की क्रॉस वोटिंग हो सकती है, जैसा उन्होंने आकलन अपना लगाया, जो भी उन्होंने महसूस किया हो, ये जानकारी हो, ये बहुत बड़ा झटका क्या शिवसेना बीजेपी के साथ आ सकती है, ये संभावना है? या उद्धव ठाकरे का कंट्रोल एक बार फिर से अपनी पार्टी पर नहीं रहा, ये संकेत हो सकते हैं? हालांकि एक आकलन ही है जो बीजेपी दावा करी, शुभेंदु जी ने झुका उसके हिसाब से। देखिए, मुझे भी सुनने में बहुत सारी बातें आई थी और मैंने तो नाम, अगर मैं आपके सामने मैं भी नाम ले सकता हूं, उस पर मुहर लगाए आप या ना लगाएं, लेकिन मैंने एक दो नाम, बड़े नाम, मनीष तिवारी जी का नाम या अन्य नाम भी सुने कांग्रेस पार्टी के अंदर जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। तो ये ठीक है, शुभेंदु जी का अनुमान जो है वो, चूंकि लगातार जो है जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे जी बेचैन है भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ आने के लिए, नहीं तो वही मैं पूछ रहा हूं कि ये उद्धव ठाकरे के इशारे पर हुआ है या सांसदों ने अपनी अंतरात्मा दिखा दी है, आवाज सुन ली अंतरात्मा की? नहीं, सांसदों की उनकी अपनी अंतरात्मा की जो आवाज है वो उन्होंने स्पष्ट तौर पे सुनाई दी। और मैं कह सकता हूं कि इसमें कांग्रेस के कुछ बड़े नेता निश्चित तौर पर हैं जो जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, और जो मैं बड़े नाम ले रहा हूं वो मुझे लगता है कि उन्होंने भी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए, जिस प्रकार से एक विपक्ष का चेहरा, चूंकि देखिए विपक्ष का जो तरफ से जो चेहरा था उस पर तमाम सवाल जो है अमित शाह जी ने खड़े कर दिए थे, और तमाम सवाल जो है उनकी विपक्ष की पार्टियों के अंदर भी खड़े हो रहे थे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक कैंडिडेट जो चुनने में विपक्ष से भी गलती हुई, बावजूद उसके कि आप ये तो पता था कि फिर रेणुका चौधरी जी का सुबह बयान आ चुका था कि वो चुनाव हार रही हैं, चुनाव हमको पता है हम हार जाएंगे, लेकिन जब इस तरह की बातें आपको पता है तो आपने कम से कम एक ऐसा कैंडिडेट चुना होता जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि होती है। शुभेंदु जी, ठीक है सौरभ, मैं लौटता हूं। शुभेंदु जी, ये तो विपक्ष मानकर ही चल रहा था कि उनको नतीजों में जीत मिलने वाली नहीं, ये सबको पता था, लेकिन वैचारिक लड़ाई की तरह वो लड़ रहे थे। उन्होंने विचारधारा की लड़ाई इससे बताया था। विचारधारा के मामले में कितनी टक्कर मिली आपको? आंकड़े तो हम देख ही रहे हैं। देखिए, जब ये उप राष्ट्रपति के चुनाव की बात आई तो हमारे कुछ लोगों ने बात किया कि एक सहमति से उपराष्ट्रपति तय होना चाहिए। उस पर जब विपक्ष ने कहा कि नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे, हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे और हम जीतेंगे, तो हमको भी बड़ा उनके कॉन्फिडेंस पे, जो अभी ये अति उत्साह कह रहे हैं, मेरे को लगता है कि वो राहुल गांधी जी का ओवर कॉन्फिडेंस था, जिसकी बेसिस पे वो आज उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनकी जो बात करने का तरीका था,
अभी अभी शायद बाहर से आए हैं। ये जो वर्किंग है, आप देखो, हमने 2 दिन पहले एक किस तरीके से वोटिंग डालनी है इसका भी प्रयास किया था, उसकी पूरी ट्रेनिंग हुई थी और खुद मोदी जी ने उस ट्रेनिंग को अटेंड किया था। तो हम हर चुनाव को बहुत सीरियसली लेते हैं। हम ऐसे समय पर कहीं विदेश घूमने नहीं जाते हैं। और एक और चीज कहूंगा मैं कि वैसे ये तय था कि एनडीए का ही कैंडिडेट बनेगा, पर जिस तरीके से डिबेट्स में हमने देखा, बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे कि अंतरात्मा की आवाज आएगी और इस बार हम एनडीए के राष्ट्रपति नहीं बनने देंगे। तो उस दिन भी उन डिबेट्स में भी मैंने कहा है कि ऐसा आप लोग इसलिए कह रहे हैं कि आप डिबेट कर रहे हैं। जब आपको कहाँ से फिगर मिलेगा, कौन सी लोग दे देंगे, किन पार्टियों को आप तोड़ पाओगे, या एनडीए का कौन सा तबका आपको सपोर्ट करेगा, उसका जवाब नहीं था, किसी भी प्रवक्ता के पास नहीं था। तो हमको ऐसा लगता है कि खाली डिबेट करते समय या एक मीडिया में जवाब देते समय उनका कॉन्फिडेंस था, पर कोई अंदर की कोई तैयारी ठीक है नहीं शुभेंदु जी, लेकिन ये उद्धव ठाकरे भी आप लोगों के साथ हैं, उनके सांसद ही अंतरात्मा की आवाज पर आगे बढ़ गए। देखिए, ये तो किसी को नहीं मालूम है कि क्या किसने किसको वोट दिया। ये तो मैं अपनी जो मेरी राजनीतिक समझ, मेरी व्यक्तिगत राजनीतिक समझ है, तो हमको लगता है कि ये कौन लोग हो सकते हैं। बाकी तो समय बताएगा और क्या क्या आगे के जो कुछ घटनाएं होंगी, घटेंगी, तो उससे और पता चलेगा, मतलब कंफर्म होगा। पर एक मोटा मोटा मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी आपने राजनीतिक समझ से बताया, आप पत्रिका देख के बताया आपने कि घटनाएं घटने वाली। अब देखिए, ऐसा तो मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, पर पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके का फीलर आ रहा है, जिस तरीके की बातें हो रही हैं, जिस तरीके का मुंबई और महाराष्ट्र का एटमॉस्फेयर है, तो हमको लगता है कि कुछ आने वाले समय पर कुछ और चीजें होने वाली। ठीक है, बने रहेगा आप दोनों। अक्षय, प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री के घर के पास मौजूद हैं, वहां जश्न की तस्वीरें नजर आ रही थी। अक्षय, किस तरह से वहां जश्न मन रहा है? देखिए, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे और इसके अलावा तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री और उसके साथ साथ सांसद भी यहाँ पर पहुँचेंगे। कुछ सांसदों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तस्वीरें मैं बोलूँगा कि आपको दिखा सकें। मोहित, कुछ अगर नजर आए तो लोग अभी यहाँ पर इकट्ठा हैं। यहाँ पर जश्न अभी मन रहा था क्योंकि अभी थोड़ी सी रिलैक्स यहाँ पर अभी आपको दिख रहा होगा, लेकिन सांसदों के पहुँचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं कि अब थोड़ा थोड़ा सा अगर तस्वीरें सामने आ सकें तो तैयारियां चल रही हैं जश्न की लगातार और यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि ये जीत के जश्न को यादगार भी बनाया जाए और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से कॉन्फिडेंस दिख रही थी बीजेपी और एनडीए दिख रही थी, क्योंकि ठीक है, अक्षय लौटते हैं। प्रधानमंत्री ने भी बधाई दे दी है। उपराष्ट्रपति चुनाव में विजयी होने पर बधाई दी। सीपी राधाकृष्णन की जीत पर प्रधानमंत्री की पहली प्रतिक्रिया है। पीएम मोदी ने पोस्ट किया। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट सामने आया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पोस्ट कर बधाई दी और उपराष्ट्रपति चुनाव में विजयी होने पर बधाई। सीपी राधाकृष्णन की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बधाई संदेश आ गया है। पीएम खुद आज वोट कास्ट करने पहुंचे, सेशन में भी पहुंचे थे जब नए सांसदों को बताया जा रहा था कि आखिर बैलेट पर वोट किस हिसाब से करना, इनवैलिड ना हो जाए, ये सिखाया जा रहा था। उस वक्त भी प्रधानमंत्री अंतिम पंक्ति में बैठकर इस चीजों को देख समझ रहे थे। और अक्षय लगातार बने। अक्षय, प्रधानमंत्री समेत कई नेता वहां पहुंच सकते हैं, आप बता रहे हैं। बिल्कुल पहुंच सकते हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक्सपर्ट को बधाई संदेश का सिलसिला शुरू हो गया था जब उनकी जीत हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 3 मिनट पहले बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी थी और उसके पहले तमाम केंद्रीय मंत्री, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, भूपेंद्र पटेल हो या फिर भूपेंद्र यादव हो, ये तमाम लोगों ने बधाई दी थी और बधाइयों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। और ये माना जा रहा है कि एनडीए इस जीत से बहुत उत्साहित है और खास करके जो उन्होंने प्लान किया था वो एकदम प्लान एग्जीक्यूट करने में कामयाब रहे। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो एनडीए का शीर्ष नेतृत्व रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वो पूरी तरह से कामयाब रहा है। पहली बार इस तरह से देखा गया कि तैयारियां देखी गई, दूसरी तरफ वर्कशॉप किया गया, मैन टू मैन मार्किंग की गई और यही इसीलिए नतीजा रहा कि जो वोट की उम्मीद थी उससे ज़्यादा वोट पाए गए। ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग
पौने घंटे के आसपास, पौने घंटे 1 घंटे के आसपास प्रहलाद जोशी के घर पहुंचेंगे और यहाँ पर मिल करके सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी जाएगी। तमाम यहाँ सांसद पहुंच रहे हैं और एक बार फिर से तस्वीरें थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। मोहित से कहूँगा, देखिए आप यहाँ पर जश्न का माहौल जो है वो लगातार जारी है। ये माना जा रहा है कि जब तक गाड़ियाँ यहाँ पर अभी चल रही हैं तब तक तो प्रधानमंत्री नहीं पहुँचेंगे, लेकिन ये जो ही ये रूट लगेगा ये माना जा रहा है कि लगभग 9 बजे के आसपास प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँच सकते हैं। उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुँच जाएंगे। सांसदों के पहुँचने का सिलसिला जरूर शुरू हो चुका है। तो कहा जा सकता है कि जो एग्जीक्यूशन रही है, जो प्लानिंग रही है, वो पूरी तरह से कामयाब रही है और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि दक्षिण में एक चेहरा दे दिया है लगभग बीजेपी ने, ताकि जो अगले साल चुनाव है उसमें भी उसका फायदा उठाया जा सके। जिस तरह से बीजेपी बिल्कुल ट्रेडिशनल डांस से लेकर हर पहलू को अब यहाँ मैसेज बताने की कोशिश की जा रही है, जैसा अक्षय आपने भी समझाया। के शर्मा जी नेता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के शर्मा जी, कहां चूक गई कांग्रेस पार्टी और आखिर 14 वोट से ज्यादा जो है, 14 क्या लगभग ये 25-27 का आंकड़ा भी फिलहाल दिख रहा है, क्लियर हो जाएगा कुछ ही वक्त में, ये क्रॉस वोटिंग कैसे हो गई आखिर? कहां अंतरात्मा की आवाज आप एनडीए से टूटने की उम्मीद कर रहे थे? देखिए, सत्ता हमेशा पावरफुल रहा है। सत्ता जो भी जिसके पास सत्ता रही है, जिसके पास पावर रहा है, उसने पावर का हमेशा मिसयूज किया। ये जो चुनाव जो था, बेसिकली चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं था, ये सांकेतिक चुनाव था कि एनडीए इस कदर जिसका जो ग्राफ है वो धीरे धीरे वो गिर रही है और एनडीए का जो ग्राफ जो गिरने की ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं हर जो ऊंचाई जो छूता है उसका एक पतन होता है और ये पतन का सिलसिला जारी है। सर, लेकिन ग्राफ तो एनडीए ने बढ़ा लिया, हमने कैलकुलेट किया था लगभग 427 वोट का, एनडीए के जितने घटक दल हैं सबको जोड़ डाल के 11 वोट वाईएसआर का भी हमने जोड़ दिया, 438 हुआ, उसके बाद भी 14 वोट एक्स्ट्रा मिल गए एनडीए को। तो ये कैसे ग्राफ गिरा? नारा लगाए थे, 400 पार का नारा लगाए थे, वो 400 पार का नारा भी फ्लॉप हुआ और जिस तरह से एनडीए का प्रचंड जो अभी जिस तरह से ग्राफ ऊंचा हुआ था, आप उसको मत देखिए। सत्ता में जब सरकार जब होती है तो जितने छोटे छोटे पार्टियां हैं, चलिए इस पर विपक्ष को एनालाइज करना होगा, एनालिसिस करना होगा कि आखिर कहां कमजोरी रहेगी। बहुत शुक्रिया